तो 1 फरवरी 2026 को भारत का यूनियन बजट पेश हो गया है। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का लेखा जोखा नहीं होता। ये तो देश की आर्थिक गाड़ी किस दिशा में जाएगी, उसका पूरा रोड मैप है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं इसके हर पहलू को। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि इस बजट में आखिर है क्या? मतलब इसकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए अगले कुछ मिनटों में ना एक एक करके इन्हीं पर नजर डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस एक नंबर से जो सबका ध्यान खींचता है। वो है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा है इस साल का कुल सरकारी खर्च। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि इसी से देश के विकास की पूरी कहानी लिखी जाएगी। तो अब जब हमने ये बड़ा सा नंबर देख लिया है, तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ? चलिए इसी को थोड़ा और खोदकर समझते हैं। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, सरकार का कुल खर्च है 53.5 लाख करोड़, लेकिन टैक्स और दूसरी जगहों से जो आमदनी का अनुमान है वो है करीब 36.5 लाख करोड़। तो अब ये जो बीच का गैप है ये काफी बड़ा है ना? तो इस गैप को भरने के लिए सरकार बाजार से 17.2 लाख करोड़ रुपए का उधार लेगी। देखिए, किसी भी देश के लिए ना अपने खर्च और आमदनी में बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बिल्कुल एक घर चलाने जैसा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सरकार अपने फाइनेंस मतलब अपने घाटे और कर्ज को मैनेज करने के लिए क्या प्लान बना रही है। अब यहाँ पर एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, फिस्कल डेफिसिट, या कहें तो राजकोषीय घाटा। इसको ना बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये बस सरकार की आमदनी और उसके खर्च के बीच का अंतर है। मतलब मान लीजिए सरकार 100 रुपए कमा रही है और खर्च 104 रुपए कर रही है, तो ये जो 4 रुपए का फर्क है ना, बस यही है राजकोषीय घाटा। और अच्छी बात यह है कि सरकार इस घाटे को धीरे धीरे कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पिछले साल ये घाटा जीडीपी का 4.4% था और इस साल इसे और कम करके 4.3% पर लाने का टारगेट रखा गया है। और ये आप मानिए इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक साल की नहीं है। सरकार एक बहुत बड़े एक लॉन्ग टर्म गोल पर काम कर रही है और वो लक्ष्य है 2030-31 तक देश के कुल कर्ज को घटाकर जीडीपी के 50% तक ले आना। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। तो ठीक है, हमने खर्च और घाटे की बात तो कर ली, पर अब सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, कल की ग्रोथ के लिए सरकार कहाँ पर दांव लगा रही है? और इसका जवाब है ये नंबर, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, उसके लिए रखा है। आसान शब्दों में कहें तो ये पैसा सीधे देश की नींव मजबूत करने में जाएगा। मतलब नई सड़कें, नए पोर्ट्स, बेहतर रेलवे, इन सब में। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये देश की जीडीपी का ऐतिहासिक 3.1% है। मतलब साफ है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है, जिससे उम्मीद है कि नौकरियां भी बढ़ेंगी और आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। तो अब तक हमने नंबर्स की बात की, लेकिन ये बजट सिर्फ हिसाब किताब का दस्तावेज नहीं है। इसमें कुछ बहुत बड़े पॉलिसी चेंजेस भी हैं, ऐसे बदलाव जो शायद देश की इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही बदल दे। चलिए एक नज़र इन पर भी डालते हैं। शायद सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव वो हो रहा है टैक्स सिस्टम में। सोचिए, 1961 से जो पुराना काफ़ी जटिल इनकम टैक्स कानून चला रहा था, वो 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया, आसान और मॉडर्न इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। इसका सीधा मकसद है कि टैक्स भरने वालों के लिए पूरी प्रक्रिया आसान हो जाए। इसके अलावा मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट देने की भी तैयारी है। सरकार ने 7 ऐसे खास स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की पहचान की है, जहां देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हमें बाहर से सामान कम मंगाना पड़े। और ये सेक्टर्स कौन से हैं? इनमें शामिल हैं बायोफार्मा शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, मतलब वो सारी इंडस्ट्रीज जो फ्यूचर की हैं। इन पर फोकस करने का सीधा मतलब है भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काम करना। और हाँ, युवाओं को कैसे भूल सकते हैं? उनके लिए युवा शक्ति नाम से एक नई पहल का ऐलान हुआ है। इसमें 3 चीजों पर जोर है: नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इनोवेशन को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी
रोजगार के नए मौके बनाना। तो इतनी सारी बातें हो गईं, नंबर्स, पॉलिसीज, नए स्कीम्स, तो आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर पूरे बजट को समझना हो तो कैसे समझें? चलिए इसे कुछ आसान पॉइंट्स में समेटते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर यह बजट 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है वित्तीय अनुशासन, मतलब घाटे को कम करने का एक साफ सुथरा प्लान। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, मतलब भविष्य के विकास के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ निवेश। और तीसरा सिस्टम में सुधार, जैसे कि टैक्स को आसान बनाना और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या ये बजट भारत को 2030 के उन बड़े लक्ष्यों की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी है जिनके बारे में हम सुनते हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इस बजट में इरादा और दिशा दोनों ही दिखाई दे रहे हैं।